अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मुल्की मंजरनामे में कहीं दूरियां कम हो रही हैं, कहीं तलखियां बढ़ रही हैं। एक तरफ हुकूमती रवैये से अपोजिशन और अदलिया के साथ बढ़ती महाज आराई का तासुर बड़ा मजबूत हो रहा है, तो वहीं अपोजिशन जमातों यानी तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में कुर्बतें बढ़ने के बड़े वाज़े इशारे मिल रहे हैं। अब से कुछ देर पहले खबर आई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी बनाई है जो PTI से मुज़ाकरात करेगी। तहरीक इंसाफ की तरफ से पहले ही कमेटी के नाम JUI को भिजवा दिए गए थे, जिसमें असद कैसर थे, बैरिस्टर गौहर थे, रऊफ़ हसन थे, शिबली फराज थे और उमर अयूब थे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने यह दावा भी किया है कि तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने के लिए तैयार है। मौलाना साहब कहते हैं PTI से तलखियाँ थीं, उनके साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने जा रहे हैं। मौलाना और इमरान खान के राबतों की इब्तिदा हो गई है, क्या इंतहा हुकूमत का खात्मा होगा? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई है। शिकायत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की है और ये सब मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। दूसरी तरफ हुकूमती जमात नून लीग के 3 ख़वातीन अरकान ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी के लिए अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट केसेस मुकर्रर करने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में कमेटी ने नज़रसानी दरख्वास्तें गर्मियों की छुट्टियों के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया है। तो सुप्रीम कोर्ट दस्तावेज़ात के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने नज़रसानी दरख्वास्तों से मुताल्लिक़ राय दी कि नज़रसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकज़ी फ़ैसला सुना है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस का फ़ैसला, तफसीली फ़ैसला अभी जारी नहीं हुआ है। चीफ जस्टिस ने नज़रसानी दरख्वास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने का फ़ैसले से इख्तिलाफ़ किया है। उधर नून लीग के सदर नवाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया है आओ तुम्हें इंसाफ देंगे। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया गया है। फ़ैसले देने वालों को अब सोचना होगा। कल वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा ने भी इसी तरह जजेस पर तनकीद की थी, उन्हें तंबीह की थी। इस तमाम सियासी मेल मिलाप और महाज आराई के दरमियान मशहूर आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने मौजूदा सियासी निज़ाम पर तनकीद करते हुए कहा है कि हमारा सियासी निज़ाम आज़ाद नहीं है बल्कि ग़ुलाम है। इसलिए मुल्क को ग़ुलामी से निकालने वाली तहरीक इंसाफ तहरीक सियासी सतह पर कामयाब नहीं होती है। माफ़ कीजिएगा, हर इलेक्शन में धांधली की बातें होती हैं। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। इस बयान को अपोजिशन और हुकूमती हल्के कैसे देख रहे हैं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मंद मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर नासिर भट्ट साहब मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग न्यूज़ से ज्वाइन कर रहे हैं और साथ साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब सीनियर सियासतदान हैं, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। आप दोनों की इजाज़त से ज़रा मैं अहमद साहब से बात का आगाज़ कर लेती हूँ, क्योंकि JUI बता रही है सर बाकायदा आप लोगों ने तो ये रजामंदी का इजहार कर दिया, अब असेंबलियाँ तोड़ने की बात हो रही है। क्या हो रहा है सर, क्या वाकई ये सब करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, हमें असेंबलियों में रहने का उस लिहाज से कि उसके साथ चिमटे हुए हों कि नहीं हम आ गए तो उसमें रहे बाय हुक और बाय क्रुक, हमें ना पहले शौक था ना आज शौक है। असेंबलियों में आने का मकसद जो होता है वो ये होता है कि आप आवाम ने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है और आप वहाँ पे कोशिश करें कि आप आवाम के लिए कुछ काम करें। ठीक है, अब अगर वहाँ आप जाके ये देखते हैं कि वहाँ पे हर चीज़ ठीक नहीं हो रही या जिस तरीके से पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा था या चल रहा है, जब आप उस सिस्टम से आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते तो आप वहाँ से कहते हो कि यार मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता, आई डोंट फील कंफर्टेबल। सो आज अगर हम ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है जो हमारे दरमियान और JUI के दरमियान में इस वक्त कनेक्शन है, बाकी हम लोगों की आइडियोलॉजी फ़र्क है। हम वहाँ पे एज अ पार्टनर्स आगे जाने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सर ये तो कंफर्म करें ना, ये तो कंफर्म करें ना जो मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। देखिए KP के असेंबली आप लोग तोड़ देंगे, यकीन दहानी करवा दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यकीन दहानी करवा दी उन्हें। देखिए मुझे इसका, चूंकि मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है और ये चूंकि आज बात हुई है, कल सुबह जो हम लोगों की एज अ स्पोक्स पर्सन हम लोगों की एक
मीटिंग होती है तो उसमें मुझे पता चल जाएगा कि इसकी चीज़ क्या है। लेकिन मैं इन प्रिंसिपल बता रहा हूँ, इन प्रिंसिपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तीफा देने में, किसी असेंबली से इस्तीफा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन प्रिंसिपल नहीं है, इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। लगता कि अगर आप ये स्टेप लेने जा रहे हैं तो आप एक बार फिर गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि ये गलती आप पहले भी दोहरा चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर हुकूमत आप पर पाबंदी लगाने की बात कर रही है और अगर इस फैसले पर अमल दरामद भी कर लेती है तो फिर कहां खड़े हैं आप लोग? अब इन चीजों को सामने रखते हुए जो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, उस स्ट्रैटेजी को जरा फूल प्रूफ होना चाहिए। उसमें कुछ चीजें मेरे लिहाज से कुछ चीजें पहले होनी चाहिए, उसके बाद कहीं जाके आपको ये स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर करना है तो करना है। क्या होनी चाहिए सर? देखिए वो स्ट्रैटेजी फिर डिस्कशंस के बाद पता चलती है ना कि क्या। अच्छा, यकीन दहानी आपने पहले करा दी, स्ट्रैटेजी बाद में बताएं। देखिए यकीन दहानी का मतलब ये होता है, अगर कोई पूछेगा कि आप पूछेगा कि यार देखो अगर इसके लिए तुम्हें असेंबली छोड़नी पड़े, वुड यू बी रेडी टू डू इट? आप कहोगे यस आई विल बी रेडी टू डू इट, बट दैट डजंट मीन कि आप अभी छोड़ रहे हो। आप कहोगे कि हाँ अगर मुझे इस काम के लिए असेंबली छोड़नी पड़े, जी ठीक है ना, आप मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने ये काम करना है, इसके लिए आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, और अगर मैंने वो काम करना है, मेरे उसके अंदर मेरा ईमान है, तो मैं कहूंगा हाँ मैं छोड़ दूंगा, लेकिन दैट डजंट मीन मैं अभी छोड़ रहा हूं। जब वो वक्त आएगा तो यानी पीटीआई इस चीज के लिए रेडी है ऑलरेडी, तो इस वजह से आप लोगों ने यकीन दहानी भी करवा दी। सर बट साहब ये हार्मनी नजर आ रही है, अगर पीटीआई और जेयूआई के दरमियान ये मफाहमत हो रही है तो ये आप लोगों के लिए खतरे की घंटी नहीं है हुकूमत के लिए? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बात आप ये देख लें कि ये पीटीआई अब टूट फूट का शिकार है, कोई लीडर मौजूद नहीं है, हर रोज़ एक नई बात आती है। वो जो केपीके के हैं ना वज़ीर आला, वो जाते हैं वो आगे एक नई बात कर देते हैं, जी मैं किसी की नहीं मानता। ये अब मौलाना साहब इनके लीडर हैं, चले ये बात होगी ना, मैं मौलाना साहब को ये सलाम करता हूँ कि उन्होंने ये उनके पीछे आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, और मौलाना साहब के बारे में ये जो कुछ कहते थे, अगर वो सर इतना ही लाइट लेते लेते ना आप लोगों ने ये अता तारड़ साहब को उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई सर बैन लगाने की। लाइट ले रहे हैं आप? देखिए मैं एक बात करता हूँ, अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना कि हम सोच रहे हैं, फैसला करेंगे जो भी है, तो जो सियासी जमात, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ टूट फूट का शिकार है, आप देखें इसमें कितने ग्रुप बन जाएंगे अभी, तो इन्होंने यही बात करनी है। लेकिन मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, वो जो कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये पीटीआई है, अब मैंने इनको अपने पीछे लगा लिया, इस्तीफे देके पहले इन्होंने देख लिया, अगर अब ये केपीके में भी इस्तीफे देते हैं, कौमी असेंबली में भी इस्तीफे देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये वो गलती करेंगे जो पहले की है। होना तो ये चाहिए कि अपोजिशन और हुकूमत को बैठ के इनके जो मसाइल हैं ये उस तरफ आना नहीं चाहते। फिर आप लोग क्या करेंगे अगर इनकी तरफ से इस्तीफे आ जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? क्या पूरे पाकिस्तान में फिर इलेक्शन करवाएंगे या जहां जहां इस्तीफे होंगे वहां वहां करवाएंगे? जहां जहां इन्होंने इस्तीफे देने हैं वहां इलेक्शन करा देंगे। लेकिन अगर ये बात बताऊं, ये यू टर्न में लोग हैं, ये करेंगे नहीं इस तरह, लेकिन अच्छी बात है कि इस तरह ये कर जाए। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बात की, आपने कहा जी वो इसलिए कह रहे थे कि उस वक्त भी आप देखें चीज़, दोनों के आप देखें ना चीज़ें, उस वक्त एक बंदा सड़कों पे घूम रहा था, वो आसफ सईद खोसा साहब थे, सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा ना कर चुका था जब ये दरखास्त लेके गए थे ये पानामा में, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास आए, हम आपका फैसला करते हैं। आज मियां साहब ने दोहराई वो बात। देखे ना आज क्या हुआ, पीटीआई नहीं गई, उसको कहा आप सीटें ले लें। तो ये चीजें अगर अदालतें इस तरह करेंगी, लेकिन हम रिव्यू में चलेंगे। आपका पॉइंट आ गया, लेकिन वो भी गर्मियों की छुट्टियों के बाद फिर सुना जाएगा। फिर सवाल ये बनता है कि फिर उसका उस फैसले का क्या होगा, सीट्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्या होगा? मैं आती हूँ दोबारा आपके पास, जरा खोकर साहब का इस पे कमेंट ले लें। सर पीटीआई और जेयूआई अगर इनके दरमियान ये मामला फाइनलाइज हो जाते हैं तो क्या वो जो फिच की रिपोर्ट आई है अभी 2 दिन पहले, वो दुरुस्त साबित हो सकती है? लगता है आपको? तहरीक इंसाफ के पास 2 ही रास्ते हैं इस हुकूमत को रुखसत करने के, एक पार्लियामान के जरिए और एक सड़क के जरिए। अगर पार्लियामानी ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें पीपल्स पार्टी की जरूरत है, नंबर्स जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून के पास तो नहीं है जी। और लेकिन तहरीक इंसाफ की पोजीशन इस बारे में क्लियर है कि हमने पार्लियामेंट की ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करनी और हमने पीपल्स पार्टी के साथ हाथ भी नहीं मिलाना। तो फिर जाहिर बात है सड़क का रास्ता बचता है, तहरीक का रास्ता बचता है। और फ्रैंकली जो पिछले, लेकिन तहरीकों से कभी हुकूमतें गिरी तो नहीं मुस्तफा नवाज खोकर साहब, इससे पहले भी तो हमने देखा था पीटीआई निकली थी ना सड़क पर। जी हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था, आप ठीक कह रही है। 1.5 साल पहले के जो वाकयात हुए उसके बाद हमने देखा पीटीआई ने मुतअद्दिद दफा कोशिश की कि लोगों को बाहर निकाल सके। 8 तारीख को जो इलेक्शन हुए, 9 तारीख को इलेक्शनों पर डाका पड़ गया, मैंडेट चोरी हो गया, लेकिन उसके बावजूद
पीटीआई को खातिर खा सड़कों पे लोगों को नहीं निकाल सकी। और ऐसी सिचुएशन में जब उनकी अपनी पार्टी के अंदर लोग कह रहे हैं कि खान साहब थोड़ी निकलेंगे, हमें लोगों को निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली और इसी वजह से तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर उन्होंने सड़क के जरिए हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाना है जी या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाना है तो उन्हें फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जरूरत है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वो हैसियत रखते हैं जी कि वो एक खातिर खा क्राउड जमा करके इस्लामाबाद ला सकते हैं। इमरान खान साहब के दौर में 2 दफा उन्होंने ऐसा किया, जब मुस्लिम लीग नून और उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे जी। जब पीडीएम बनी थी तो मौलाना साहब ने 2 दफा इस्लामाबाद की तरफ वो आए और दोनों दफा बड़ा खातिर खा मजमा लेकर आए जी। तो अगर तो वो मजमा निकालने में कामयाब होते हैं, लेकर आते हैं इस्लामाबाद की तरफ, तहरीक इंसाफ भी उसमें शामिल होती है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी वहां से एक बड़ा रेला लोगों का लेकर आती है, तो जाहिर बात है फिर सड़क के ऊपर एजिटेशन तो हो जाएगी। हाँ, और साथ ही साथ हमें यह भी जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त आम पाकिस्तानी जो है वो क्या सोच रहा है, क्या वो इस स्ट्रीट मूवमेंट को वेलकम करेगा, उसके बारे में क्या एहसास होंगे। आज फ्रैंकली पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी जो अपने गैस और बिजली के बिल नहीं दे पा रहा, बच्चों के स्कूल की फीसें नहीं दे पा रहा, वो अपने घर के किचन का खर्चा नहीं चला पा रहा, उसकी तमाम तर हमदर्दियां इनके साथ होंगी। तो हुकूमत जहां पर रिलीफ नहीं दे पा रही वहां पर हुकूमत के पास एक मॉरल अथॉरिटी भी नहीं है। हमारे नुक्ता नजर के मुताबिक पूरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस वक्त जानता है कि हुकूमत किस तरह लाई गई है और किस तरह बिठाई गई है। अगर वाकई इन्हें इलेक्शनों के ऊपर कोई शक नहीं है, ये समझते हैं कि इनका मैंडेट ठीक है, तो फिर जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं उन्हें काम करने दें, उनके साथ झगड़ा क्यों डाल के रखा हुआ है। सही। मुस्तफा साहब, पीटीआई पे पाबंदी की बात हुई और पाबंदी के बाद हमने देखा एक जमात पीपल्स पार्टी का आपने तस्करा किया, वाकई वो एक मेन ऐसी जमात है कि जिस तरफ चली जाए उनका पलड़ा भारी हो सकता है। इस वक्त जब पाबंदी की बात हुई है तो पीपल्स पार्टी खुलकर नहीं आ रही है, ना इनकार हो रहा है ना इकरार हो रहा है। ये विकेट के दोनों तरफ खेलने वाली क्या पॉलिसी है? आप पार्टी में रहे, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। देखें, एक तो मैं इसको अच्छा अमल नहीं समझता कि एक जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरी जमातें जो हैं वो किसी भी सियासी पार्टी को बैन करने की जानिब बढ़े। आपका काम है कि सियासी मैदान के अंदर मुकाबला करें। अगर आप सियासी मैदान के अंदर शिकस्त नहीं दे पाए और आज भी अगर इमरान खान साहब तो जेल में है, उनकी जमात भी ज़ेरे एहताब है, लेकिन उसके बावजूद आप समझते हैं कि उनकी मकबूलियत इतनी है कि इनको बैन करके इनकी जमात को तभी हम कोई सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये एक मुनासिब रवैया नहीं है, ना ही जमहूरी रवैया है। पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली कि उसका जो ज़्यादा एक टिल्ट है पिछले कुछ सालों में हमें नज़र आया कि पावर पॉलिटिक्स की जानिब उसका झुका हुआ है। और जो पॉलिटिक्स शहीद बीबी की थी या जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग तवक्को करते हैं बिलावल साहब से कि वो उस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, इस फैसले के बाद और इस फैसले में जो कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, ये डिलिबरेट कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं उनको ठीक ठाक धचका पहुंचेगा, मियां नवाज शरीफ साहब को भी ठीक ठाक धचका पहुंचेगा कि कहाँ वो मियां नवाज शरीफ जो जिनके हकीकी सियासी सफर की इब्तिदा मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा से हुई थी, आज इख्तिताम पजीर जो हुक्म मेरे आका पर जी पीपल्स पार्टी मान जाएगी? क्योंकि कल फैसल वाडा साहब थे प्रोग्राम में, वो कह रहे थे बजट भी तो हो गया था ना, ये भी हो जाएगा। देखिए, जो मौजूदा हालात है, जो जमातें हुकूमत में हैं उनके पास वो स्पेस नहीं है कि ना कर सके। नासिर भट्ट साहब, ऐसा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात इनकी ठीक है कि देखें ना, अब हुकूमत के काम अगर सुप्रीम कोर्ट करना शुरू कर देगा। पाबंदी का फैसला किसने किया? देखें ना, नहीं, एक शहबाज शरीफ साहब ने किया, नवाज शरीफ साहब ने नहीं। देखें, एक मैं बात बताऊं आपको, मियां नवाज शरीफ साहब जमात के सदर हैं, शहबाज साहब या वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा, मुझे ये पता है कि वो हिदायत लेके सुबह भी जाते हैं और शाम आपको बताते हैं कि हमने जो आपने हुक्म किया था उसके मुताबिक हम हुकूमत चला रहे हैं। पाबंदी का फैसला जो है वो नवाज शरीफ साहब। देखें, अभी जो हुआ ना कि हमने पीपल्स पार्टी अब हमारे साथ मान गया कि ठीक है, आप बताएं हम पाबंदी क्यों कह रहे हैं, लगा रहे हैं। 9 मई आपको याद है क्या कर रही है सर? 2 साल सर टाइम हो गया ना इसको। उस वक्त तो बहुत सारे लोग कह रहे थे, इनफैक्ट बिलावल साहब का भी मुझे याद है वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि पाबंदी लगानी चाहिए ऐसी जमात पर। देखे ना, हम इसको कोर्ट में लेके जाएंगे, कोर्ट से डिसीजन लेंगे कि जो हालात सामने रखेंगे 9 मई
का है। पहले रेफरेंस भेजना है ना आपने, लेकिन अभी फैसला किसने किया कि पाबंदी लगानी है? देखिए हमने अभी जो हालात नजर आ रहे हैं आपके सामने, शहबाज शरीफ साहब ने किया या मियां साहब ने किया? नहीं, फैसला बड़े मियां साहब करते हैं। फिर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी पाबंदी के हक में नहीं हूँ, मियां साहब भी नहीं है, लेकिन आप बताएं ये फितना आदमी है जिसका नाम इमरान खान, सियासी वर्कर हूँ ना, सियासी वर्कर किसी की पाबंदी पे खुश नहीं होता, लेकिन जो हालात आपके सामने हैं, इमरान खान क्या कर रहा है, आप मुझे बताएं। आर्मी पे हमले हुए, ये कोई पाकिस्तानी सर करता कोई है? पाकिस्तानी उस चीज के ऊपर जो है ना नहीं कह सकता, उसकी हिमायत नहीं कर सकता। ये इमरान खान कहता है ना मैंने बात आर्मी चीफ से करनी है। भाई आपने बात आर्मी चीफ से क्यों करनी है? बात आपने करनी है हुकूमत से, चाहे अपोजिशन है। और फिर उसका क्या मतलब है कि जी मैं जेल में हूँ, मैं बाहर आऊंगा, बाहर वो आएगा जब अदालत उसको बेगुनाह समझेगी। हुकूमत इसमें कोई आत्मीकारी की हुकूमत, हम चाहते जरूर है कि अंदर रहे, ये फितना शख्स है, इसके होते हुए पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता। ठीक ठीक मेमन साहब, ये जो सिलसिला है सर मखसूस नशिस्तों के हवाले से अब रिव्यू में चली गई है हुकूमत और लगा भी दिया गया है मामलात को गर्मियों की छुट्टियों के बाद, तो ये जो 15 दिन वाला फैसला आया है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये फैसला करना था, इलेक्शन कमीशन ने सीटें अलॉट करनी थी, ये लटक तो नहीं जाएगा इससे? देखिए वैसे नासिर भट्ट साहब, मैं थोड़ा सा कमेंट कर लूँगा, 1 मिनट। नासिर भट्ट साहब ने खुद ही बता दिया था कि जब जैसे इन लोगों ने जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और वो कर रहे थे तो खुद ही कहते थे कि बड़ों का फैसला है। आज भी ये बता रहे हैं कि मैं भी नहीं करना चाहता था, वो भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन बड़ों ने फैसला किया है। जब सारे नहीं, ये कह रहे वो भी नहीं करना चाहते थे, वो भी नहीं करना, इनके अभी अल्फाज थे, वापस चला मियां साहब भी नहीं। अब वहां पे इनको समझ आ कि ओप्स सच कह दिया सर, वो आपको बताएं, हम जिनके पास इख्तियार ही नहीं है डिसाइड करने का, उनके साथ बात करके क्या करेंगे? सर वो कह रहे हैं ना बतौर सियासी वर्कर नहीं चाहते। नहीं, ये बेसिकली देखिए, एक मिनट मुझे बोल लेने दे, आप अपने बारे में मुझे बाद में करेक्ट कर लेना, चले आप, ठीक है? देखिए इस तरह है कि इनको पता है कि मेरिट पे ये हमसे नहीं जीत सकते, ये नहीं जीत सकते। हम इनसे 10 कदम आगे, हम इनसे बहुत तेज हैं, ठीक है ना? तो उसके बाद इनके पास एक ही चीज रह जाती है, एम्पायर अपना करो, इस बंदे को हटा दो। वो नहीं फिल्मों में नहीं देखते, वो एक रेस हो रहा होता है, विलन और वो होते क्या हीरो होता है, हीरो अच्छा जा रहा होता है, विलन कभी एक चीज उसके करते हैं, कभी उसको पकड़ के गायब कर देते हैं, कभी उसके वहां लड़ाई होती है। ये बेसिकली वो काम कर रहे हैं आज के उसमें। अब आ जाते हैं आपने जो सवाल किया, मेरा आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन मेरा एक वो है, देखिए प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम, उन्होंने वजह दे दी उसकी। ठीक, एक मिनट है जना सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों ने बशमूल 4 सिटिंग, 1 सिटिंग और 3 नेक्स्ट के चीफ जस्टिस, सब ने यह कहा है कि वो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, इंटरप्रिटेशन गलत किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस डिसीजन को सेट असाइड कर दिया है। जब आप डिसीजन को सेट असाइड करते हैं तो आपका जो केस होता है उस डिसीजन से पहले के टाइम पे चला जाता है। अब अगर जब पहले के टाइम पे चला जाता है, ये सारी चीजें सामने है ना, एक मिनट है, मैं आपको समझ आ जाएगी। जब मैं वो 15 दिन पे आ रहा हूं, जब पहले में चला जाता है तो आप देखते हो उस डिसीजन से पहले क्या था। आप पढ़ लें आर्टिकल 57 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017, वो आपको बताता है कि आपको जो इलेक्शन सिंबल है वो आर्टिकल 57 का 2 का सब क्लॉज एच है, जो कहता है कि आप ये आप सिंबल देते हो एक पॉलिटिकल पार्टी को। आपने सिंबल प्रोसेस हो गया ना, फिर अदालत से फैसला आ गया, फिर अब 3 लोग चले गए रिव्यू में। अब रिव्यू की जो अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई गर्मियों की छुट्टियों के बाद। मेरा सवाल बहुत मासूमाना और सादा सा सवाल है कि 15 दिन का मामला लटक तो नहीं जाएगा इस सारे मामले में? 15 दिन का नहीं लटकेगा, मैं आपको बता रहा हूं। मिल जाएंगे आप लोगों को नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें, उसके अलावा चॉइस कोई नहीं है। देखिए सिंपल जी बात होगी, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने डिसीजन पे कायम रहेगा। जब सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन पे कायम रहेगा तो उसके बाद उस डिसीजन की इंप्लीमेंटेशन पाकिस्तान के हर इदारे के ऊपर फर्ज है। ठीक, तो उसको
इम्प्लीमेंट करना ये है। और इलेक्शन कमीशन ने क्या दिया है, हाँ। उनको पता चल गया उन्होंने क्या गलत किया था, और उनको इसलिए पता चल गया उन्होंने जानबूझ के गलत किया था। हालांकि कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कह दिया गया कि ठीक है फैसले पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन उन्होंने साथ में वजाहत भी दी और कहीं पर अगर कोई कानूनी सकम लगती है तो वो पूछ भी लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत भी कर लेंगे। उसके बावजूद भी सर एक राय बड़ी स्ट्रांग चल रही है कि शायद इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। तो अगर इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होता है, अगर ये सिलसिला होता है, तो क्या कहते हैं आप, क्या तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा फिर, या तौहीन अदालत लगेगी ईसीपी पर, हुकूमत पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि फैसले के ऊपर अमल ज़रूर होगा, और वो इस वजह से होगा कि एक तो फुल कोर्ट बैठी, 13 जज साहिबान थे, और 13 जज साहिबान में जहाँ पर हम अक्सरियत 8 जज साहिबान का तज़किरा करते हैं, वहाँ पर हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि 3 और जजेस ने भी उन 8 जज साहिबान से फैसला मुख्तलिफ जरूर दिया, लेकिन उन्होंने भी पीटीआई की सियासी हैसियत को और बतौर सियासी जमात उसको तस्लीम किया। तो ये 11 जजेस बनते हैं। 11 जजेस के फैसले को इस तरह रद्द करना वो बड़ा मुश्किल होगा, और ये भी जहन में रखना चाहिए कि अभी डिटेल जजमेंट आना बाकी है। अगर उससे पहले कोई ऐसी पोजीशन कोई भी इदारा इलेक्शन कमीशन इख्तियार करता है कि जिसमें वो कहते हैं कि हम नहीं अमल करेंगे या अमल नहीं करते, तो डिटेल जजमेंट के अंदर फिर बड़ी स्ट्रिक्ट जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सामने आ जाएंगी। सही। और अगर उन ऑब्जर्वेशंस के अंदर, डिटेल जजमेंट के अंदर ये सामने आता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को फ्लाउट किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उसके मेंबरान उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो उसके बाद श्योर शॉट एक रेफरेंस है, और फिर ये जो तमाम अहबाब हैं, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, मेंबरान हो, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हो, फिर उनका बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जब मेजॉरिटी जजेस कह रहे होंगे कि इन्होंने हमारे फैसले के ऊपर अमल नहीं किया, तो फिर वो बड़ा लीगली कॉम्प्लेक्स मामला हो जाएगा, निकलने के चांसेस कम होंगे। तो मैं ये समझता हूं कि मामलात उस नहज पे नहीं पहुंचेंगे। हमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन को अवॉइड करना चाहिए। जिसकी ख्वाजा आसिफ साहब जिसकी तरफ इशारा भी कर चुके हैं। सर, मुझे एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना है। तकी उस्मानी साहब आलिम दीन है, जय्यद आलिम दीन है, उन्होंने एक अहम बात की है, मेरे मेहमान साथ ही मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, ज़बरदस्त डिस्कशन यहाँ पर चल रही है। सर, ज़रा आपसे फिर शुरू करते हैं। तकी उस्मानी साहब का बयान आया, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, जो उन्होंने बातें कही हैं वो बातें गलत तो नहीं है, वो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब करते हैं, उन्होंने भी वही कही है, ठीक है। अब अगर आप उसको किसी भी लिहाज से करें, हम लोगों का खाली पॉलिटिकल कोलैप्स नहीं, हमारा असल जो कोलैप्स है ना, हमारी जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, हमारा एक वो बहुत बड़ा मसला है। दूसरा, हमारा जो मसला है वो डिसऑनेस्टी के खिलाफ हम लोग झूठ बोलते हैं, हम लोग हर जगह पे बैठ के झूठ बोलते हैं। चाहे किसी को, मैं आपको खुश करने के लिए मैं झूठ बोलूंगा, कोई किसी को खुश करने के लिए झूठ बोलेंगे, और इसके बावजूद कि मुझे पता है कि मैं गलत हूं, मैं उसके बावजूद भी मैं झूठ बोल रहा हूँ, और ये सारी चीज़ों ने हमारे मॉरल डिके कर दिए हैं। उस बेसिस पे आप देखें तो सारी चीज़ें जब झूठ के ऊपर कायम होती है तो झूठ के तो पैर ही नहीं होते। तब झूठ के पास पैर नहीं होते, आप उसके ऊपर क्या कौन सी इमारत तामीर कर सकेंगे? कोई नहीं कर सकेंगे। इसका दैट इज़ वाई अगर आप जाके देखें, ये जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन है, उसमें ट्रूथ को क्यों डाला गया है? आप जब तक सच नहीं बोलोगे आवाम के साथ, जब आप उनको सच बताओगे नहीं, तो आप जो नई इमारत रखोगे उसकी बुनियादें फिर खोखली हो जाएंगी। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू टेल द ट्रूथ। आपको पहले सच बोलना होगा, आपको अपनी गलतियां हर एक को माननी होंगी, और उसके बाद करना होगा। लेकिन हमने फॉलो क्या करना है? अगर हमने इस मुल्क को बचाना है, किसी भी तरीके से बचाना है, तो हमने एक चीज को फॉलो करना है, जिसको आप दस्तूर कहते हैं, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसको आप जो मर्जी कहते हैं। हाँ, उसके अंदर प्रॉब्लम्स होंगी, इंसान के बनाए हुए हैं, आप उनके अंदर अमेंडमेंट्स लेकर आते जाए, लेकिन अच्छी नीयत से। ये ना हो अमेंडमेंट इससे लेकर आए कि जी 1985 से जितनी चोरियां नहीं कर सकते। अगर मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं सर आप, क्योंकि हुकूमती जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उन्होंने यही कहा है कि अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत खुद घुटने टेक देगी। फिर सियासत वो कह रहे हैं कि ये निज़ाम जो है वो गुलाम हो चुका है, लाखों फॉलोवर्स हैं उनके। कैसे देखते हैं आप उनके इस स्टेटमेंट को? देखें, मैं ये बात बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने एक बात की कि
हमें अब जो हालात हैं, मेरा तो ख्याल है कि सियासी जमातों को ये सोचना चाहिए कि वो अगर इकट्ठे हो के एक बात पे तो इकट्ठे हो जाएं कि हमने इस मुल्क, इस अवाम के लिए कुछ करना है। झूठ बोलना तो झूठ चलता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हम ये मान लें कि हम झूठ बोल रहे हैं तो शायद हम कई चीज़ों से बच जाएं, लेकिन कोई इधर झूठ बोल पे उस पर इतना एक और झूठ बोलता है कि यार मैं उस झूठ को तो ठीक कर लूँ। तो ये अगर हमें एक एहसास हो जाए कि हमने, अगर सियासी जमातों के लीडरान, मैं आज भी ये कहता हूँ कि सब मिल के बैठें, एक पार्लियामेंट में बैठ जाएं, किसी जगह बैठ जाएं, बैठ के ये फैसला कर लें कि इस पाकिस्तान को भी बचाना है, आवाम के जो हालात हैं आजकल उसको भी ठीक करना है, तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि हम सियासी जमातें इस पे यकीन कर लें कि जिसको अवाम मैंडेट दे, इलेक्शन हो, जिसको अवाम, ये तो एक हमारी ये भी प्रॉब्लम है कि कोई मानता नहीं। मैं भी हूँ, ये भी है। इमरान खान ने 2018 में देखे ना, 18 में क्या हुआ, हमने कहा कि भाई हमारे साथ ये हुआ, सब कुछ हुआ, 18 गुजर गया, अब 24 आ गया। अच्छा 2024 आपसे आगाज कर लेते हैं, इनसे पूछ लें कि 2024 का इलेक्शन ठीक हुआ है, इनसे पूछ लें, मुझसे ना पूछें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 में KPK में आप देखें उसी के नतीजे में आप हुकूमत में ना सर, मानते हैं। मैं कहता हूँ कि एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गया, या तो हम उस पर इंसार करें, जो वो फैसले करें, इंतजार करें, हम वो भी नहीं करते। अब जिस तरह के हालात हैं, एक पार्टी कहती है जी मैं तो हुकूमत से बात ही नहीं करता। दे रहे हैं ना कि सब साथ बैठ जाएं, और जिसका मैंडेट है वो तस्लीम कर लें, तो आगाज आपसे कर लेते हैं। तो मैं यही देखें ना, मेरे हम से आगाज कर लें। हम कहते हैं कि भाई अगर पहले तो इलेक्शन दुरुस्त हुए हैं सर, देखें जी, मैं कहता हूं कि सबको, किस जमात को ये मंजूर है कि इलेक्शन ठीक हुआ, मुझे उसका नाम बता दें। आपको भी ना उनसे पूछ लें कि इस दफा इलेक्शन कैसे 2018 के इलेक्शन में अगर फैसला हो जाता, उस वक्त RTS बंद ना होते, इनको मुसल्लत ना किया जाता, ये वही कंटिन्यूटी चल के 2024 में भी ऐसा हो गया। तो अब जो कुछ इलेक्शन हो गया, या तो उसको माने। 2018 में वो मुसल्लत हुआ है, तो आप ये मानते हैं कि 24 में आप मुसल्लत हो? देखें नहीं, हमारे साथ तो ज्यादती होगी। देखें जब मियां नवाज शरीफ साहब आए लंदन से लाहौर, आपने देखा उनका इस्तकबाल, उसके बाद क्या हुआ, आप मुझे बताएं कि क्या मियां नवाज शरीफ के साहब के साथ जो कुछ हुआ वो इंसाफ था 2018 में? सर पूरे पाकिस्तान से PMLN ने कितनी सीटें जीती है? 17। अच्छा जी, हमने एक ये वो लोग हैं, एक मैं बात बताऊं, ये वो लोग हैं। आपका क्लेम कितने लोगों का है सर? कितनी सीट्स जीती? नहीं, हमने तो देखें जो हमारे पास सीटें आई, हमने तो ये बोला है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। हम पंजाब में बिल्कुल देखें, पंजाब में हमारी हुकूमत है ना। दूसरी बात ये है सर, आपने कितनी जीती थी जो आपको नहीं मिली, नंबर तो बताएं। नहीं, हमने तो ये चीज पे तो बहस ही नहीं की ना, कि हमने देखा कि इलेक्शन के जो मिला आप लोगों ने खामोशी से आपने कहा चले हुकूमत मिल रही है, दैट्स इट। जो इलेक्शन हुआ आवाम ये नहीं मानेगी, हमने भी नहीं माना। हमने कहा ये इलेक्शन जो है, लेकिन फिर हमें हुकूमत तो बनानी पड़ी ना। हालात ऐसे थे, पीपल्स पार्टी और PTI हुकूमत बना लेती। पहले इनको ऑफर आप बना लें, अब आपके हम छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब ने भी ऑफर की थी, पीपल्स पार्टी ने भी ऑफर की थी। बिल्कुल ठीक सर, मुझे इजाजत दें। सच्ची बात करनी हो, 35 पंक्चर की रट 6 महीने 2 साल इमरान खान साहब लगाते और फिर वो गलत साबित हुआ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुस्तफा साहब, आपकी क्या राय है सर? जी देखिए, आपने सवाल किया तकी उस्मानी साहब की स्टेटमेंट के हवाले से। एक बड़े स्कॉलर हैं, उनका एहतराम है। जावेद गामदी साहब हों, तकी उस्मानी साहब हों, उन जैसे पाए के जो लोग हैं, उनसे रहनुमाई भी मिलती है, बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। उनकी कुछ ज़्यादा तो नहीं उनकी तहरीरों से मैं वाकिफ़, लेकिन एक उनकी किताब नज़रों से गुजरी थी जो सियासत के ऊपर उन्होंने एक अच्छा तज्ज़िया उन्होंने उस किताब में दिया। गो कि मैं बहुत सी चीज़ों से मुत्तफ़िक नहीं हूँ, मेरा थोड़ा मुख्तलिफ सोचने का अंदाज़ है, लेकिन बहर तौर उस किताब के अंदर भी उन्होंने, मुझे उसका टाइटल जहन में नहीं आ रहा, इंडिविजुअल फ्रीडम्स के हवाले से उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। और उन्होंने हम जैसे लोग जो अमूमन ज़्यादा रिलायंस हमारी वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, उनके थिंकर्स के ऊपर होती है, उनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, तो उन्होंने तवज्जो दिलाई उस किताब के ज़रिए कि हमारी अपने इस्लामी तारीख़ के अंदर इंडिविजुअल फ्रीडम्स के हवाले से। और उन्होंने एक मिसाल कोट की हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि जिसमें एक कोई शायद गवर्नर साहब थे किसी जगह के, तो उन्होंने बड़ा एक सख्त इंस्ट्रक्शंस दी, और ये साथ उनका एक फ़िक्रा था कि जिनकी माओ ने उन्हें आज़ाद जना, तुम उन्हें ग़ुलाम बनाने वाले कौन होते हो। तो एक अच्छा वो, और आज की जो उनकी स्टेटमेंट है, मैंने सिर्फ कुछ हिस्सा ही सुना है, मुकम्मल तौर पे नहीं देखी,
जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हम क्योंकि माशी तौर पे आज़ाद नहीं है जी, तो हम अपने फैसले करने में भी उस तरीके से आज़ाद नहीं है जिस तरह एक आम रियासत होती है। तो इसी एग्जाम्पल से मैं जोड़ूंगा जो उन्होंने अपनी उस किताब में तहरीर की थी कि वाकई हम आज़ाद रियासत नहीं है। हम आज IMF की तरफ देख रहे हैं कि वो आकर हमें बेल आउट करे, और IMF ने जो स्टेटमेंट दी है पैकेज का ऐलान करते हुए, उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि आपने दीगर ममालिक से जो फाइनेंशियल गारंटीज लेकर आनी है जी, वो आप ही की जिम्मेदारी है, वो आप लेकर आएंगे, जिसमें गल्फ के ममालिक शामिल हैं, चीन शामिल है जी। तो जहां पर आपने इतने मल्टीपल जगहों पर जाना हो, वहां से गारंटीज लेनी हो, IMF की बात माननी हो, तो फिर आज़ादी का तो एक शुबा ही है। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में उसकी वजह से नहीं आज़ाद जी, हम अपने फैसलों में आज़ाद नहीं है। हमें हर तरफ दाएं बाएं देख कर कि यार फलाना नाराज ना हो जाए, फलाना नाराज ना हो जाए, फलाने ने हमें पैसे देने, हम फिर जो हकीकी बात है वो भी करने से कतराते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को हम सब ने मिलकर ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है कि आज अक़वाम आलम में क्या पाकिस्तान के ब्रांड के क्या मायने रहते वैसे तकी साहब के जो स्टेटमेंट को दो तनाजुर में देखा जा रहा था, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग भी इसी तरफ जाती है कि वो IMF और मईशत के हवाले से जो मामला है ना, वो गालिबन उन्होंने उसी कॉन्टेक्स्ट में ही बात की है। और ये ज्यादती हुई है PMLN के साथ जो बात कर रहे हैं भट्ट साहब? PMLN के साथ ज्यादती PMLN के साथ ज्यादती ये हुई है कि इनको फॉर्म 47 कम दिए गए। अच्छा। इनको पीपल्स पार्टी का मुहताज बनाया गया। एक बात आप बिल्कुल ज़हन में रख लें, अगर 2018 के इलेक्शन में RTS बंद करके इमरान खान को इस तरह मुसल्लत ना किया जाता, आज हम इस हालत में, आज हमें फॉर्म 47 ना मिले। कलामी की माफी चाहता हूँ। आपको मैं सिर्फ वो रेफरेंस के लिए याद कराना चाहूंगा, मियां साहब की स्टेटमेंट जब इलेक्शन जिस दिन हो रहे थे, वो किसी जगह पोलिंग स्टेशन पे गए तो वहां से बाहर निकलते थे, उन्होंने कहा, किसी सहाफी ने सवाल किया और उन्होंने पूछा कि जी मखलूत हुकूमत नजर आ रही है, और उन्होंने कहा खुदा का खौफ करें, कौन सी मखलूत की बात ना करें, जिसको भी आपने मैंडेट देना है मुकम्मल मैंडेट दे। तो कम फॉर्म 47 मिले, आपने मैंडेट नहीं दिया ना। अगर हमें दो या हमें सिंगल मेजॉरिटी भी मिल जाती तो फिर हम अपनी मर्जी के फैसले भी करते। आप हमारे साथ एक सियासी जमात है सर, आपके इत्तेहादी हैं, वो इस बात पे नाराज होते हैं कि आप लोग अपनी मर्जी के फैसले कर रहे होते हैं, आप लोग मुशावरत नहीं करते, पहले फैसले कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग उनसे मुशावरत करते हैं। लेकिन ये आपके इत्तेहादियों को ये मसाइल है। जरदारी साहब से मुशावरत हुई है, सारे फैसले मुशावरत से होते हैं। देखे ना, जब इसका बजट हुआ, बजट पास हो गया ना, मुशावरत से हुआ ना, तो ये बयान अगर सियासी जमात वो यही तो कह रहे हैं कि पहले फैसले कर लेते हैं, उसके बाद मुशावरत करते हैं। लेकिन हम पीपल्स पार्टी, हम और अपना जो MQM है, हमने मिलके ये हुकूमत बनाई है, ठीक है, और हम इसके जिम्मेदार हैं, और आगे भी जो होगा हम इकट्ठे मिलकर ये करेंगे। और अपोजिशन से भी मेरी यही एक दरख्वास्त है कि अगर आपने बैठना है तो हुकूमत के साथ बैठें और लोगों का ख्याल करें। जो आजकल के हालात हैं उसके लिए बेहतर यह है कि अवाम का सोचें अपने लिए और जिदबाजी मत करें। सही। अच्छा सेनेटर साहब, इससे पहले कि मैं मेमन साहब की तरफ आऊँ, मैं जरा आपसे वो जानना चाह रही थी पार्टी के हवाले से। अब्बासी साहब की पार्टी, आपने मेरे प्रोग्राम में यहाँ बैठ के बताया था कि, और वो गालिबन इलेक्शन के से पहले की ही बातें हैं, कि जब आप कह रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि अभी फौरन बना लें हम पार्टी, लेकिन फिर वो नहीं हुई। फिर अभी जब 6 तारीख को पार्टी बन गई तो पार्टी में बाकी सारे थे लेकिन आप नहीं थे। इलेक्शन से पहले बिल्कुल मेरा ये ख्याल था और बड़ा मैं मुसर भी था, लेकिन फिर जो हमने 8 तारीख को देखा, उसके बाद से सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। किसी का ये ख्याल नहीं था पाकिस्तान में, तमाम तज्जिया निगार, बड़े बड़े सियासत के ऊपर नज़र रखने वाले लोग, मेरे समेत, हम गलत साबित हुए। अब जो नया फिनोमेना है 8 के बाद, उसमें हमने ये देखा है कि एक पोलराइजेशन माशरे में बढ़ चुकी है। यहाँ पर इदारों के माबैन एक महाजराई चल रही है, सियासतदान सूरत हाल को काबू नहीं कर पा रहे, डायलॉग जो सियासत को आगे लेके जाने के लिए बहुत ज़रूरी है वो हो नहीं रहा। और इस सारी सूरत हाल में एक नई पॉलिटिकल पार्टी की गुंजाइश मुझे लग रहा था कि थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, और शायद उसका मौका थोड़ी देर से आए। अब्बासी साहब को कितना इंतजार करना पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बताया था बैठ के कि आप शायद अपने हलके के लोगों से मशवरा करेंगे, फिर फैसला करेंगे, तो ये
ये हम शावर टाइम टेकिंग अच्छा चल रहा है, और ये कितना वक्त लगेगा इसको, कब तक मुकम्मल हो जाएगी? आई डोंट नो, आई मीन इट टेक लॉन्ग। एक बात Okay, जरूर ठीक कह है, दूं ठीक। कि मुस्तफा नवाज साहब ने बिल्कुल बेहतर समझाया कि अपना मेहताब बासी साहब जो है और या शहर का गान बासी साहब, मेहताब साहब भी उनके साथ हो गए जी। हैं और मिफ्ता इस्माइल गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, उन्होंने नहीं, जो उनके फैसला साथ किया आप गलत हो गया। वो कह रहे हैं मुशावरत उनके साथ हाथ हो चलिए, गया। लेकिन ये टाइम टेकिंग, ये देखिए ये पार्टी लॉन्च करना गलत टाइम था वैसे? अब बस ये बात है कि देखिए हमारी और भी मेरे अलावा भी जो दोस्त थे, हाजी लश्करी रेसानी साहब बलूचिस्तान से, ख्वाजा होती साहब खैबर पख्तूनख्वा से, और दीगर जो लोग थे, हम सब का ख्याल ये था कि अभी थोड़ा सा देखना रोक चाहिए लें, हालात को कि किस करवट बैठते हैं, ठीक। और फिर उस वक्त हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारी राय थी। तो अभी भी आप हालात देख रहे हैं कि जब आगे बढ़ने का वक्त होगा तो आप ज्वाइन कर लेंगे? जी हाँ, क्योंकि देखिए बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हाँ। अब मुस्लिम लीग नून पार्टी ठिकाना आपका यही होगा, मुस्लिम लीग यही नून पार्टी या होगी। पीपल्स पार्टी, अब इनकी क्या सियासत रह गई है? ठीक। और फ्रैंकली मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ की सियासत के अंदर भी आज जो सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, जो फ्लॉ है, वो यही है हाँ। कि एक तरफ ये कहते हैं कि जी हमने एस्टैब्लिशमेंट ने हमारे साथ ये किया, ये किया, ये किया, फिर वो बात तमाम भी आर्मी चीफ से करनी है, बात भी उनसे करनी है, तो जिनके सबब आप बीमार हुए, दवाई लेने भी आपने उन्हीं के पास जाना है। सर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक पीटीआई है और एक अब्बासी साहब की जमात है, किसके पास जाएंगे? अभी देखेंगे, वक्त आए, इलेक्शंस आएंगे तो उस वक्त फिर फैसला करेंगे। यानी कि दोनों ऑप्शंस में होंगे, और या इलेक्शन नहीं भी लड़ सकते, आराम से घर बैठ पीटीआई ने वैसे सकते हैं। दावत दी है आपको? पीटीआई से मेरे बहुत दोस्त हैं, बातचीत चलती रहती है, लेकिन अभी फिलहाल मैं कोई इंटरेस्ट नहीं रखता जी। देखिए वो दावत आपको मिली है लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं इन्होंने एक रखते, ऐसा ही सही है, फैसला किया है। ऐसे ही है, ठीक, शायद बिल्कुल ठीक। वासी का गलत फैसला ये उनके साथ नहीं खड़े हुए। सही। अब सर आज अलीमा खान साहिबा वो कह रही हैं कि बानी खुद जो हैं वो अपने लिए एहतजाज नहीं करेंगे, लोगों को सड़कों पर आना होगा, और ये स्टेटमेंट्स आपकी जमात से काफ़ी अरसे से आ रहे हैं। इनफैक्ट पिछले दिनों जो रिफ्ट पैदा हुई थी वो भी इसी बात पे हुई थी कि शायद जो क़यादत बैठी हुई है वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, या खान साहब जेल के अंदर हैं इस हवाले से। आज अलीमा खान साहिबा का ये स्टेटमेंट, देखिए मेरे लिहाज से वाकई हमको निकलना चाहिए, उनके इमरान खान के लिए ज़रूर निकलना चाहिए और करना चाहिए। अब उसमें चूँकि मैं उन लोगों में से हूँ नहीं जिनकी रसाई इमरान खान तक है डायरेक्टली, सो हमें यह जो लोग जाते उनकी उनसे जो वापस आती है हमें उस पर रिलाय करना है। अलीमा खान साहिबा की सोच से मुत्तफिक लोग हैं पार्टी के अंदर मौजूद जो उनसे गाइडलाइन लेते हैं। देखिए मेरे ख्याल में उनसे शायद उनकी सोच से मुत्तफिक ज़रूर होंगे, लेकिन कोई उनसे गाइडलाइन नहीं लेता। उनसे गाइडलाइन इसलिए नहीं लेता कि हम इस लिहाज से ट्रेन हुए थ्रू आउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि हम लोग शी हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स एज ऑफ दिस, ठीक है। हाँ, हम उनकी, मैं पर्सनली उनकी इस बात से ज़रूर मैं एग्री करता हूँ कि हमें आगे बढ़ के ये करना चाहिए, और मेरे ख्याल में उस पर अभी कल परसों हम लोगों की मीटिंग हुई थी और उस पर इस पर बातचीत हुई है, और मेरे ख्याल में अनकरीब इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम लोग आगे निकल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, देखिए जो मुफ्ती साहब ने बात की ना, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ पाकिस्तान के आज का मसला। 1992 में पहला IPP बना था 1.8 बिलियन हब को, ठीक है। उन्होंने, उसके बारे में कहा जाता है वो 73% प्रॉफिट लेता है। पिछले 20 साल में उसने $23 बिलियन ले लिए, लेकिन बगैर कुछ बनाए। आज गौर से आपने कोई रिपोर्ट भी कर दी और कल हम इस पर डिटेल इंशाल्लाह बात भी करेंगे प्रोग्राम में। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, मेरे साथ मौजूद थे। बांग्लादेश में आज जो कुछ हुआ है इस पर बात करते हैं। नारेबाजी, एहतजाज, जलाओ घेराव, लाठी चार्ज, आंसू गैस, अफरा तफरी, तालीमी इदारों और दफातर पर ताले, कर्फ्यू नाफिज, सड़कों पर फौज का गश्त, न्यूज़ चैनल्स बंद, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, निज़ाम ज़िंदगी रुक सा गया है। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्क के हर कोने में हज़ारों की तादाद में ख़ास तौर पर तलबा और दीगर नौजवान सरापा एहतजाज हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस छोड़कर तलबा मुतालबात की मंजूरी तक 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एहतजाज के दौरान नाज़रीन झड़पों और मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 123 अफराद के जाबहक होने की इत्तलात हैं। बांग्लादेशी हुकूमत ने एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स यूनिवर्सिटीज़ में तैनात किए हैं, लेकिन बात कंट्रोल से बाहर हुई तो कर्फ्यू नाफिज करके फ़ौजी दस्ते अहम मकामात पर तैनात कर दिए गए हैं और अमन व अमान की खिलाफ वर्जी करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है। मुजाहिरीन हुकूमत पर ताकत का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
जिसे अवामी लीग की हुकूमत ने मुस्तरद किया है। इतने बड़े पैमाने पर होने वाले एहतजाज का बताती हूँ आपको कि ये कोटा सिस्टम है क्या, जिसके खिलाफ बांग्लादेश के नौजवान तलबा हसीना वाजिद की मजबूत हुकूमत को भी हिला कर रख दिया है। इन्होंने 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में ज़्यादा तनख्वाहों और पुरकशिश मराद की सिविल सर्विसेज या सरकारी मुलाजमतों का 56% हिस्सा कोटे में चला जाता है, जिसकी तादाद लाखों में है। इसमें से 30% हिस्सा 1971 की लड़ाई में शामिल उन अफराद के अहल खाना के लिए मुख्तस है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ असलहा उठाया था। 10% कोटा ख़वातीन और 10% ही मखसूस अजला के लिए, जबकि अक़लियतों और माजूर अफराद के लिए 6% कोटा मुकर्रर है। बांग्लादेश में एहतजाज करने वाले तलबा का मुतालबा है कि अक़लियतों और माजूर अफराद के सिवा तमाम कोटे ख़त्म किए जाएँ और ये मुलाजमतें मेरिट की बुनियाद पर दी जाएँ। बांग्लादेश की 17 करोड़ आबादी में तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख नौजवान नौकरियों की तलाश में हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आती हैं जो बताती हैं कि कम तालीम याफ्ता अफराद के मुकाबले में यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील अफराद में बेरोज़गारी की शरह ज़्यादा है। ये कोटा सिस्टम 1972 से नाफिज है, जिसके खिलाफ पहले भी एहतजाज होते रहे हैं। ऐसा ही एक एहतजाज अप्रैल 2018 में भी हुआ था, जिसके बाद शेख हसीना वाजिद ही की हुकूमत ने ये कोटा मनसूख किया था, लेकिन हुकूमत के इस फैसले पर मुतासिर होने वाले अफराद अदालत चले गए थे। पिछले माह जून में ढाका हाई कोर्ट ने यह कोटा दोबारा बहाल कर दिया, जिसके बाद से बांग्लादेश में बड़ी तादाद में तलबा ने एहतजाज शुरू कर दिया था। इस एहतजाज में वक्त गुजरने के साथ शिद्दत आती गई। इसी दौरान बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को हाई कोर्ट के फैसले को आरजी तौर पर 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया, लेकिन एहतजाजी तलार है कि 71 की लड़ाई में शामिल अफराद के लिए खुसूसी कोटा सिस्टम की मुकम्मल मनसूखी तक ये मुजाहरे जारी रहेंगे। बांग्लादेश की तारीख पर अगर नज़र रखने वाले हैं जो लोग, उनका मानना है कि तलबा का ये एहतजाज 2009 के बाद से वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज है। मुजाहिरों में तलबा ने हाईवेज़ और रेलवे लाइंस को भी ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद ढाका का ज़मीनी राबता मुल्क भर से कट गया था। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि कोटा सिस्टम हुकूमत नवाज ग्रुप्स के बच्चों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो तहम्मुल से 7 अगस्त को अदालती कार्रवाई का इंतज़ार करें, लेकिन तलबा किसी किस्म की बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई बात मानने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर आलमी नज़रें भी लगी हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश में हलाकतों पर तशवीश का इजहार किया। वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।